मैं सदफ इकबाल आपसे बिहार की बात करने आई हूँ। तो क्या मैं ये समझूं कि बिहार जनसुराज में मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है? मुस्लिम की जब बात आती है तो मर्द तो पीछे है ही है। औरतों की बात की जाए तो वो एकदम नेग्लिजिबल है, एकदम शून्य शून्य मान के, जीरो मान के चलिए। कोई मुस्लिम महिला लीडर का एक नाम मुझे नहीं बता है, दीजिए। नहीं है। सफेद कुर्ता पजामा चढ़ाया और टोपी पहन करके नेतागिरी में कूद गए। तो मुस्लिमों की हालत ज्यादा बुरी है तालीम के मामले में, और उसमें भी औरतों की अगर बात करें तो और ज्यादा बुरी है। मुसलमान औरतों की बात करें तो हमारे यहाँ IABA इसलिए करा दिया जाता है कि लड़कियों को अच्छा रिश्ता मिले। हाँ, मतलब हुनर बहुत है, हाँ, लेकिन तालीम नहीं है। नहीं। पलायन का मुद्दा जो है ये औरतों को कैसे इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल, घर में सिर्फ हम औरतें रह गई हैं और मेरे बूढ़े पापा रह गए हैं। सऊदी अरब में आप देखिए या जितना भी गल्फ कंट्री है वहाँ चले जाते हैं और 2-2 साल पर उनको छुट्टियां मिलती हैं। प्रशांत जी को और जनसुराज को जो आजमाने की बात बोल रही हैं, तो बहुत सारे लोग हैं समाज में जो ये भी बोलते हैं कि प्रशांत जी तो बीजेपी के बी टीम है, और बहुत सारे लोग तो अभी भी बोलते हैं कि उनको फंडिंग में अभी बीजेपी से ही आ रही है। आपको हम 2-3 पॉइंट्स बताना चाहते हैं जिसको बहुत बगौर सुनिएगा। दलितों से ज्यादा सेकुलर कोई दूसरी कौम नहीं है, हम मुसलमान भी नहीं है। औरतों की हालत बेहतर कैसे होगी? जैसे अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में बोल दिया, महिला हो तुम कुछ जानती हो। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमसुल आरफिन है और आप देख रहे हैं जनसुराज टीवी उर्दू। सभी सामीन को मेरा सलाम, आदाब। मैं सदफ इकबाल हूँ और मेरा ताल्लुक जो है गयास जिला से है। गयास जिला में बाराचट्टी में एक आपको GT रोड के किनारे एक बहुत पुराना गांव है भदिया। मैं वहाँ से रहने वाली हूँ, वहाँ से मेरा ताल्लुक है, वहाँ की रहने वाली हूँ। मैं एक राइटर थी, अफसाना निगार थी, फिक्शन राइटर भी हूँ और काफ़ी मुशायरे मैंने किए। मैंने कई किताबें मैंने हिंदी में तर्जमे किए। लेकिन 14 जुलाई की जो तारीख थी वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियन मुझे जानते थे राइटिंग की वजह से कि चेहरा थी, एक नाम हूँ। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बाज़ाब्ता पॉलिटिक्स में आऊंगी। 14 जुलाई के दिन हज भवन में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी कि मुसलमानों के दरमियान लीडरशिप का जो गैप है उसको लेकर के, मुसलमानों का सियासी मंजरनामा, ये उन्वान था। उसको लेकर कॉन्फ्रेंस थी और पूरे बिहार से लगभग मिनिमम कम से कम हमको लगता है कि 7 से 8 हजार मुसलमान उस दिन वहां जमा थे। मेरे एक सहाफ़ी दोस्त हैं, सैयद शहबाज आलम, सहारा के एडिटर रह चुके हैं। तो वो उस प्रोग्राम में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मुझे दिलचस्पी रहती है, प्रशांत किशोर जी को भी सबको सुनती रहती हूँ, इनको फॉलो कर रही थी। प्रशांत जी को पहले से हाँ, बिल्कुल खूब। अरे कैसे नहीं जानूंगी, उनके डे 1 से जब पद यात्रा शुरू हुई है मैं उनको देख रही हूँ, उनके ख्यालात से मुतासिर थी और मुझे लगता था कि कुछ है इस इंसान में और ये तब्दील करना चाहते हैं बिहार को। तो मैंने सोचा कि चलो मुसलमानों की कॉन्फ्रेंस से चलते हैं। मैं गई और अगली सफ में मैं बैठी हुई थी और मैंने गौर किया कि सब लोग आए, तकरीरें की, बड़ी जोश खरोश से लोगों ने बातें की। मैंने गौर किया कि स्टेज पर 2 औरतें जो हैं, वहाँ 2 खातून बैठी हुई हैं और 5-6 खवातीन मेरे वो एकदम बिल्कुल किनारे में डबी से, हाँ, किनारे में डबी सहमी सी 4-5 औरतें सहमी हुई सी बैठी हुई हैं। नहीं, मैंने गौर किया कि 7,000, अगर कम से कम अगर 7,000 की भीड़ है तो कम से कम आपको 5% 10% भी महिलाएं नहीं है। 1,000 तो 100, बिल्कुल 400-500 तो छोड़ी 100 में औरतें भी नहीं थी हॉल में। कुल मिलाकर के 8 औरतें थी, हम मुझ समेत। मैं तो सामने बैठी हुई थी। तो जब प्रशांत किशोर जी, अच्छा, मैंने और किसी को बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। तो जब प्रशांत किशोर जी ने जब अपना भाषण जो है खत्म किया तो मैं खड़ी हो गई। लोगों ने बड़ी हैरत से मुझे देखा कि मुस्लिम मर्दों की इतना बड़ा जमावड़ा है, उसमें ये एक मुस्लिम औरत कौन खड़ी हो गई। मैंने खड़े होकर कहा कि मुझे एक आपसे सवाल करना है। उन्होंने मुझ तक माइक भिजवाया और मैंने सवाल किया कि मुझे ये, आप जो है मुस्लिम लीडरशिप की कमी है, आप इस गैप को खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं और इस गैप को भरने की कोशिश भी कर रहे हैं
जिसके नतीजे में यहाँ इतनी बड़ी भीड़ जमा हुई है। लेकिन मुझे ये बताया जाए कि मुस्लिम महिला लीडरशिप का जो गैप है, गैप क्या बिल्कुल शून्य है, आप इस गैप को कैसे भरेंगे? इतनी बड़ी भीड़ में इतने लोगों ने अपनी बात कही, लेकिन किसी मुस्लिम महिला ने माइक पर आकर के ये नहीं बताया कि वो जनसुराज के बारे में क्या सोचती है, बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचती है, अपने और अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में क्या सोचती है। ये बात जो है ये उसको तो रखने की जो है मोहलत नहीं दी गई। तो क्या मैं ये समझूं कि बिहार जनसुराज में मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है? बस ये कह सर ने मेरे सवाल को सुना और बोले कि इसका जवाब तो ऑर्गेनाइजर ही दे सकते हैं। बात भी सही थी कि जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था तो उनकी जिम्मेदारी थी। और समाज में अगर असल में देखा जाए तो समाज में वैसी महिलाओं की कमी भी है जो सच में खुद से सामने आ रही है। बिल्कुल, हम लोगों को खोजने में भी दिक्कत होता है कि किनको वहां पे बैठाया जाए, किनको बोलने का मौका दिया जाए। उसके बाद क्या हुआ कि अच्छा पूरे हॉल में जो है वो शोर जो है बर्पा हो गया कि वाकई बात सही है, इनकी किसी औरत को क्यों नहीं बुलाया गया, किसी को बोलना चाहिए था, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। तो और भीड़ जो है मेरे चारों तरफ एकदम इकट्ठा हो गई। उसके बाद मुनाजिर हसन साहब जो एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, स्टेज पर बैठे हुए थे और कहा, प्रशांत जी निकल गए थे तो उन्होंने कहा कि आपको जो है कल प्रशांत जी से मिलना है। हम कहा जी बेहतर, मैं मुलाकात कर लूंगी। मैं घर आई तो मेरे पास जो है यहाँ के जो प्रवक्ता थे संजय ठाकुर जी, उनका फोन आया कि आपको कल शेखपुरा हाउस में प्रशांत जी से मुलाकात करनी है। हमें गई, दूसरे दिन गई और उसका काफी भीड़ थी। वहाँ श्रेयसी थी, एकदम बिल्कुल रहमत के फरिश्ते की तरह आई और हमको जो है उन्होंने मुलाकात करवाया। श्रेयसी थी हमारे साथ पिछले 2 साल से पदयात्रा में चल रही है। हाँ, बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अब तो काफी उनसे जो है लगाव हो गया है हमको। तो उन्होंने ही जो है फिर वो अंदर ले गई हमको, फिर सर से मेरी मुलाकात हुई और बड़ी मैं मुतासिर हुई उनसे मिलने के बाद। उन्होंने कहा कि आप भी जुड़िए और जो आप हो सकेगा हम करेंगे और हम तो चाहते ही हैं कि मुस्लिम औरतों की लीडरशिप सामने आए और जितना से ज्यादा हो इनकी भागीदारी हो, मुस्लिम औरतों की और मुस्लिम मर्दों की भी भागीदारी हो, जो कि लीडरशिप में बहुत कमी है। उसके बाद मैंने जो है 15 जुलाई को जो है पार्टी ज्वाइन कर ली और 27 फिर उनसे मेरी 1-2 मुलाकात हुई। 27 तारीख को भी प्रशांत सर ने मुझे बुलवाया, मीटिंग की मेरे साथ, मुझसे कुछ सवालात किए, जो मेरी समझ थी, समझ के मुताबिक मैंने उनके जवाबात दिए। और फिर 28 तारीख को मैंने देखा कि हॉल में फंक्शन था गांधी सभागार में, बापू सभागार में, और वहाँ जो है मेरे नाम का सबके लिस्ट का ऐलान हो रहा था। जो संविधान आइन बनाने वाली जो कमेटी है उसमें मैंने देखा कि मेरा नाम है। मैं बड़ी हैरान हो गई। आप वहाँ पे प्रेजेंट थी? हाँ, बिल्कुल मैं थी। मैं अपना जो है वो भीड़ में बैठी हुई थी, आम लोगों की तरह बैठी हुई थी, कहीं पीछे बैठी हुई थी। कैसा लगा आपको अपना नाम देख के? मैं एकदम, पहले तो मुझे मेरी कैफियत वो थी कि क्या बताएं हम, मुझे तो मैं सोचा कि किसी और सदफ का नाम लिया जा रहा है। सर ने ये बोला भी था कि आप में से कुछ लोग बहुत चौंक जाएंगे जब उनसे भीड़ दिखेगा कि भीड़ में से भी लोगों का नाम। तो मैं नौजवानों को जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जो जनसुराज से जुड़ना चाहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आपके लिए समझिए कि मैं एक जिंदा मिसाल आपके सामने खड़ी हूँ कि मुझे जो है भीड़ में से प्रशांत सर ने भीड़ में से चुन करके निकाला है और आगे बढ़ाया है। और मैं बताऊं कि अब जो है मुझे एक नई जिम्मेदारी दी गई है कि एक हम बीच में इंटरप्ट करना चाहेंगे। भीड़ में से चुन के उन्होंने इसलिए आपको निकाला है क्योंकि भीड़ में से आप खड़े होकर सामने से खड़े होने का हिम्मत किया आपने और सवाल रखने का हिम्मत किया कि नहीं, ये असल में ऐसा होना ही चाहिए। और जनसुराज में क्या चाहिए, अलग अलग सोच के लोग चाहिए जो इसको सामूहिक तरीके से इज्तिमाई कोशिश करके बिहार को आगे बढ़ा सके। तो यही जो प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि आप में से जो है लोग जो है आगे आएंगे, मंत्री बनेंगे और जो है विधानसभा में बैठेंगे, तो ये बात उनकी 100% सही है कि हम जैसे लोग, हम आम लोगों को वो चुन चुन करके उनके टैलेंट को पहचान करके आगे ला रहे हैं और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग जो है जनसुराज से जुड़िए, पूरी हिम्मत से जुड़िए और अगर आप में टैलेंट है, आपका जो जनाधार है, आपके अंदर सलाहियत है, कोई नहीं आपको रोकेगा। आपको जो है आगे आपके लिए यहाँ बिल्कुल जो है रास्ता जो है साफ मिलेगा। अच्छा, ये जानना चाह रहे थे हम कि जैसे उस दिन जो मीटिंग हो रही थी, बिहार का सियासी मंजरनामा और मुसलमानों की जब बात करते हैं तो मुसलमान तो पॉलिटिक्स में आने से वैसे ही कतरा रहे हैं।
उनको क्या चाहिए कि कोई एक रहनुमा मिल गया और उनके पीछे उनका नाम लेके ढोते रहो और बोलते रहो कि नहीं ये हमको बचाएंगे, ये हमको ये करेंगे। तो मुस्लिम की जब बात आती है तो मर्द तो पीछे है ही है, औरतों की बात की जाए तो वो एकदम नेग्लिजिबल है, एकदम शून्य मान के, जीरो मान के चलिए। तो कुछ कुछ ही महिला है जो सच में आप अपनी बातों को रख पाती है, जबकि ऐसा नहीं है कि एक बात मैं बीच में माफ करूंगी, बोल रही हूँ, आप बिहार के ही स्तर पे नहीं, पूरे आप हिंदुस्तान की सतह पर भी देखिए तो आप एक नाम मुझे बता दीजिए कोई बड़ी महिला लीडर का, कोई मुस्लिम महिला लीडर का एक नाम मुझे बता दीजिए। नहीं है, नहीं है। और यही चीज जो है प्रशांत किशोर जी जो है टैलेंट को तलाश कर रहे हैं और मुसलमानों के अंदर उनका लीडर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम मुस्लिम महिलाओं को, देखिए मुस्लिम महिलाएं तो जीरो है ही, औरतों को तो बिल्कुल सामने आना चाहिए। मसला देखिए ये है कि इसमें किसी में पॉलिटिकल पार्टी का कोई कसूर नहीं है, किसी नेता का कोई कसूर नहीं है, किसी कानून का कोई कसूर नहीं है कि हम मुस्लिम महिलाएं इतनी पीछे हैं, सामने नहीं आती हैं। ये हमारा जो अपना समाजी ताना बाना है और जो हमारी जो अपनी मुस्लिम कम्युनिटी की जो संरचना है, जो सामाजिक संरचना है, उसका कसूर है कि हमारी जो औरतें जो है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम औरतें दूसरे समाज की औरतों से कम टैलेंट हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंटेड औरतें हैं और वो बिल्कुल जो है अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो कामयाबी के झंडे गाड़ेंगी। लेकिन क्या है कि उनको चारदीवारी से बाहर निकलने में ही जो है एक लंबी जंग का सामना करना पड़ता है और वो जो है बहुत ज्यादातर औरतें वो जंग नहीं कर पाती, हार जाती हैं। कुछ मेरे जैसी होती हैं। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब वहां पे ऐसे ही लोग जाते हैं जो शुरू से बेईमान हो, शुरू से ये हो। तो आपको क्या लगता है कि ये जो है धारणा ये लोगों के बीच में बना दी गई ऐसे लोगों की कि अच्छे लोग ना आ पाए, या फिर मतलब अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं इसलिए ये धारणा बनी? मतलब नहीं, देखिए ये क्या है कि लालू जी का जब राज था तो लालू जी जो है बहुत सारे क्रिमिनल्स से जो है मदद लिया करते थे और उनको सपोर्ट, सियासी सपोर्ट उनको मिला करता था। तो क्रिमिनल्स ने जब सोचा कि हमारे जरिए बूथ लूट करके जब जो है किसी दूसरे को बनाते हैं तो क्यों नहीं हम लोग जो है नेतागिरी में उतर जाएं, ज्यादा फायदा होगा, दोहरा फायदा होगा। तो उन लोगों ने जो है सफेद कुर्ता पजामा चढ़ाया और टोपी पहन करके नेतागिरी में कूद गए और उसके बाद कई जो है बड़े बड़े क्रिमिनल्स बड़े बड़े ओहदे पर रहे, मिनिस्टर बने। तो ये रिवायत लालू जी ने डाली है। अच्छा, मतलब वहां से जंगल राज शुरू हुआ और वो आज तक जो है नीतीश कुमार भी इसको नहीं रोक पाए और बहुत सारे जो है उनके इसमें ऐसे लोग हैं कि जो क्रिमिनल हैं, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, जिनके ऊपर मुकदमा कई मुकदमे हैं। लोग ऐसे ही मानते हैं कि जो क्रिमिनल है, जिनके पास बहुत पैसा है, वही पॉलिटिक्स में यही चीज प्रशांत किशोर जी जो है गलत साबित करना चाहते हैं कि एक आम आदमी को जिसके अंदर सलाहियत है पॉलिटिक्स करने की, जो एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है, उसको जनसुराज सपोर्ट करेगा और वो जो है आगे निकल करके वो एक बड़ा पॉलिटिशियन बनेगा। इसकी एक अभी की मिसाल ले लीजिए, आफाक साहब जो अभी MLC बने, वो एक आम टीचर थे, कहाँ उनके अंदर सलाहियत थी कि वो इलेक्शन लड़ पाते। और प्रशांत किशोर जी ने उनको पहचाना, उनकी सलाहियत को पहचाना और उनको जीत दिला करके जो है एक मिसाल कायम की है। अच्छा, ये तालीम की अहमियत आपको, जैसे अगर तालीम की बात की जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको तालीम की उतनी अहमियत समझ में नहीं आती है या फिर शायद उस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। वो शुरू से इस चीज़ में रहते हैं कि पढ़ लिख के क्या करेगा। या फिर आपको ये बात समझ में आती होगी कि अगर किसी और कम्युनिटी की बात की जाए और मुस्लिम कम्युनिटी की बात की जाए तो मुस्लिमों की हालत ज़्यादा बुरी है तालीम के मामले में, और उसमें भी औरतों की अगर बात करें तो और ज़्यादा बुरी है, मुसलमान औरतों की बात करें तो आपको क्या लगता है कि ये तालीम की अहमियत लोगों को समझ में नहीं आती है या फिर तालीम पाने से क्या होगा? देखिए क्या है कि कोई भी समाज में अगर तालीम की कमी है तो वो जो है आगे उसको बढ़ने में, तरक्की करने में बहुत मुश्किल का, दिक्कत का सामना होता है। बगैर एजुकेशन के लोग समाज तरक्की नहीं कर सकता है। लेकिन मुसलमानों के अंदर तालीम की जो कमी है तो इसकी कई वजूहात हैं। पहला कि वो इस कदर जो है गुर्बत की हालत में जीते हैं, इतनी ज्यादा गरीबी है इनके अंदर कि वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ किसी मैकेनिक की दुकान पर रख दिया,
किसी दर्जी की दुकान पर रख दिया, आपको हर छोटा काम करने वाला मुसलमान नजर आएगा। आप एक मोटरसाइकिल बनाने वाली दुकान पर चले जाइए तो आपको वहाँ जो है छोटे छोटे बच्चे 12 साल 14 साल के सब मुसलमानों के बच्चे मिलेंगे, या मैकेनिक जो है ज्यादातर मुसलमान मिलेंगे। आप दर्जी की दुकान पर चले जाइए तो आपको जो है सारे मुसलमान वहाँ मिलेंगे। तो आप किसी भी छोटे काम में आप जाइएगा तो आपको सब वहाँ मुसलमान मिलेंगे। लेकिन आप किसी बड़े दफ्तर में जाइए, कहीं किसी बैंक में जाइए, किसी ऑफिस में जाइए तो आपको शायद वहाँ एक मुसलमान मिले, एक या 2 मुसलमान मिले। तो अगर ये सूरत हाल रहेगी तो हमारा समाज तरक्की कैसे करेगा? और जब हमारे मुस्लिम बच्चों को जब तालीम ही हासिल नहीं होगी तो वो कैसे जो है आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कहाँ से बनेंगे? तो सबसे पहली चीज है कि उनको जो है तालीम में सुधार की जाए, उनको जो है रोजगार कराया जाए, और तभी जो है जब आप फिनेंशियली तौर पर स्ट्रांग होंगे तो आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे भी। और अच्छा, सरकारी स्कूल में जो तालीम का निजाम है वो तो बिल्कुल जो आईने की तरह साफ है कि क्या सूरत हाल है। वहाँ पढ़ाई तो होती नहीं है, सिर्फ खिचड़ी खिलाई जाती है। तो वहां से पढ़ करके बच्चे या मदरसे से बच्चे पढ़ करके जो निकलते हैं तो वो फिर बेचारे बच्चे यही छोटे मोटे काम करते हैं। मदरसे से बच्चे, आपके मदरसे हाईटेक मदरसे हैं नहीं, वहाँ के मदरसे के बच्चे इंग्लिश हिंदी ये सब नहीं जानते, उर्दू की तालीम होती है, कुरान पढ़ाई जाती है। वहां से जो है आलिम फाजिल बन के निकलते हैं, और बनने के बाद क्या बनेंगे? पेशिमाम बनेंगे, मुअज्जिन बनेंगे, बहुत है तो चंदा मांगेंगे मस्जिद के लिए। हाँ, दीनी तालीम हासिल करना हमारा बुनियादी हक है, लेकिन आप दीनी तालीम से आप जो है इसको पेशा नहीं बना सकते। तो आप जो है आपको आगे बढ़ने के लिए दुनियावी तालीम हासिल करनी बहुत जरूरी है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी है कि तालीम हासिल करने के लिए चीन भी जाना चाहे इल्म हासिल करने के लिए तो जरूर जाओ। और हमारी शुरुआत ही हुई है इक़रा से, लेकिन क्या है कि तालीम के मामले में हम लोग सबसे ज्यादा पीछे हैं। तो हमें अपने बच्चों को कोशिश करनी है कि अच्छी तालीम दिलाएं और उनको जो है आगे बढ़ाएं। ये आपको नहीं लगता है कि जो मुस्लिम में जो लीडर्स हैं, जैसे मस्जिद के इमाम हो गए, कोई खानकाह के मौलाना साहब हो गए, अलग अलग जगह के, तो उनको भी इस पे थोड़ा जोर देना चाहिए कि मुसलमान बच्चों की तालीम की भी वो बात करें। जैसे दीन तालीम पे वो लोगों को बुलाते हैं, दावत देते हैं, तो वैसे दुनियावी तालीम की बिल्कुल थोड़ा सा क्या है कि अभी हमारा समाज बिल्कुल बंद है और अभी इसको खुला नहीं है, और लोगों को अभी और रोशन ख्याली नहीं है उतनी ज्यादा। आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो हमारे पेश इमाम है, जो हमारे जो मुस्लिम रहनुमा हैं, तो जिनकी बात जो है मुस्लिम समाज में सुनी जाती है, समझी जाती है और उस पर अमल किया जाता है, उन लोगों का ये फर्ज है कि वो मुस्लिम समाज में लोगों में ये बात फैलाएं कि आप अपने बच्चों को आला तालीम दिलाएं, ना कि किसी कोई मोटर मैकेनिक बनाए, दर्जी बनाए, मोची बनाए। उसके बजाय जो है आपको जो है अपने बच्चों को आला तालीम, बैग बनाने वाली दुकान में चले जाइए, जितना बैग बनाने वाला आपको मिलेगा सारा मुस्लिम बच्चा मिलेगा। अच्छा, आप कढ़ाई करने वाली जो बनता है कपड़े उपड़े पर जो है सिलाई, वो उसमें आप चले जाइए, आपको मतलब हुनर बहुत है। हाँ, लेकिन तालीम नहीं। अगर एजुकेशन रहता तो अब हुनर को जो है वो एक बड़ा बिजनेस बना सकते थे, मैनेजर बन सकते थे, अपनी फैक्ट्री चला सकते थे, बिल्कुल रोजगार दे सकते थे। लेकिन वो बेचारे 200-400 रुपए रोजाना की मजदूरी पर काम कर रहे हैं। अच्छा, एक पलायन का जो मुद्दा है हमारा बिहार में, ये सबसे कॉमन है कि मतलब बिहार का क्या ट्रेंड है कि यहाँ से अगर पढ़ लिख भी गए लोग तो उनको बाहर ही जाना है, नहीं पढ़े लिखे तब तो बाहर जाना ही जाना है 10,000 15,000 की नौकरी के लिए। लेकिन पढ़ लिख भी गए, अच्छी खासी ग्रेजुएशन भी कर ली, तो जॉब की जब बात आती है तो बाहर ही जाते हैं। तो बिहार से जो पलायन हो रहा है, लोगों का ही पलायन हो रहा है, पैसों का ही पलायन हो रहा है और रिसोर्सेज का ही पलायन हो रहा है, सारी चीजों का पलायन हो रहा है। तो इस मुद्दे पे आप क्या बोलना चाहती हैं? ये तो बिल्कुल बहुत गंभीर मुद्दा है, और कि हमारे यहाँ अरसे से जो है बिहारी जो है, अगर आप एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, आईए के बाद आपको बिहार में सही कॉलेज नहीं मिलेगा जहाँ से आप हायर एजुकेशन जो है हासिल कर सके। तो आपको पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, बेंगलोर जाना पड़ेगा, चेन्नई जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई काम करना है, मजदूरी ही करनी है, तो आपको कहीं बिहार से बाहर निकलना पड़ेगा। तो क्या है कि आपके जो है अगर पढ़ने के लिए बच्चे जा रहे हैं तो वो भी समझिए वो तो पलायन बच्चों का है ही, उनकी पूंजी का पलायन है कि आप पढ़ने में बच्चों में 2 लाख 4 लाख 8 लाख 10 लाख रुपया जो
पेरेंट्स खर्च कर रहे हैं तो वो तो दूसरे स्टेट में खर्च हो रहा है, हमारे स्टेट में तो वो पैसा खर्च हो नहीं रहा है। सही बात। तो एक पैसे का बड़ा हिस्सा जो है तालीम हासिल करने की वजह से जो है बाहर में वो जा रहा है। पलायन आपको हम इस नजरिए से भी हम समझना चाह रहे थे कि जैसे देखिए ज्यादातर ये होता है कि जो सोसाइटी के जो मर्द होते हैं वो पलायन करते हैं, तो औरतें जो रहती है वो शायद घर में ही रह जाती हैं और वो अकेली रह जाती हैं, या तो उनका भाई बाहर जा रहा है, उनका शौहर बाहर जा रहा है, उनके फादर बाहर जा रहे हैं, कोई ना कोई उनके घर से कोई एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल फादर फिगर ऐसा लोग चला गया है जो शायद रहते उनके घर में तो घर को ज्यादा मजबूती मिलती। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस नजरिए से अगर देखा जाए तो ये पलायन का मुद्दा जो है ये औरतों को कैसे इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि मर्द, घर के तमाम मर्द, आप मेरे ही घर की मिसाल ले लीजिए, मैं अपने घर की बात कर रही हूँ जो कि भदिया मेरा ननिहाल है, मेरे नाना का घर है। मेरे 3 मामू हैं, बड़े वाले जो है शाह अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में डीन है, वो बाहर, उनका बेटा पढ़ने के लिए अमेरिका चला गया, फिर वहां से वो अभी ऑस्ट्रेलिया में है। मंझले वाले फार्मासिस्ट हैं वो ओमान में, वो पलायन कर गए। छोटे वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो जो है ओमान में चले गए। मेरा एक भाई है, वो भाई जो है वो दिल्ली में है, अभी इंजीनियर है। घर में सिर्फ हम औरतें रह गई हैं और मेरे बूढ़े पापा रह गए हैं। तो ये जो है हमारा हर घर की ये कहानी है कि ज्यादातर बस ईद बकरीद हुई या कोई शादी ब्याह हुआ, कोई मौका हुआ तो आए, और नहीं तो घर में जो है हम औरतें ही ज्यादातर जो है, आप किसी भी गांव में जाइएगा तो आपको बूढ़े मिलेंगे या औरतें मिलेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा क्या है कि सही बोला कि जब हम लोग पदयात्रा करते हैं तो पदयात्रा में लोग कौन रहते हैं? जो भी लोग सुनने आते हैं वो ज्यादातर बूढ़ी औरतें रहते हैं, मर्द रहते हैं, मर्द भी रहते हैं तो वो बूढ़े ही रहते हैं। नौजवानों की संख्या बिहार में और बहुत कम हो गई है। अच्छा, मुसलमानों की सूरत हाल और खराब ये है कि बेचारे जो है घर चलाने के लिए छोटी छोटी नौकरियों 10-15 हजार, 20,000, 25,000 रुपए तनख्वाह पर सऊदी अरब में आप देखिए या जितना भी गल्फ कंट्री है वहां चले जाते हैं, और 2-2 साल पर उनको छुट्टियां मिलती हैं, और 2 साल पर 2 महीना के लिए आए, और वो सोचिए कि क्या बेचारे की पूरी जिंदगी उनकी बाहर कट जाती है। अगर यही रोजगार उनको यहाँ मिले, बिहार में मिले, अपनी जमीन पर मिले, तो क्यों कोई घर छोड़ करके अपने बीवी और बच्चों को बाहर जाएगा? वो बेचारे बच्चों के घर के चलाने के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल संवारने के लिए बाहर में जो है समझिए कि जेल काट रहे हैं। तो ये सारे बहुत गंभीर मुद्दे हैं बिहार के, और जिस पर जो है बिल्कुल विचार होना चाहिए, और प्रशांत किशोर जी इसको खूब अच्छे से समझते हैं। और वो अगर जनसुराज पार्टी हुकूमत में आती है तो पहले जो है इन्हीं मुद्दों पर जो है काम करेगी, इन्हें ही सुलझाने की कोशिश करेगी, और जो पलायन को रोकने की कोशिश करेगी। पूंजी का भी पलायन बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी बात कि बैंकों में पैसे जमा होते हैं, तो आपको जो है लोन मिलना चाहिए बिहारियों को। तो क्या होता है कि यहाँ बिहारी को अगर 20 रुपया मिलेगा तो किसी गुजराती को 80 रुपया मिलेगा। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है बिहार से बाहर लग रही, बिहारियों के पैसे से की बात करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। जो तो वो उसमें जो है क्या है कि बिहार में इंडस्ट्री लग नहीं रही है, कहाँ से लगेगी? आप जब बैंक लोन देंगे तभी तो, वो तो लोन दे रहे हैं कि दूसरी रियासत के लोगों को, तो वहां इंडस्ट्री लग रही है, वहां तरक्की हो रही है। बिहार हमारा पीछे से पीछे जो है हो रहा है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? आपने 15 साल लालू जी ने दिया को बिहारियों ने दिया, अभी 18-19 साल से नीतीश कुमार जी राज कर रहे हैं। इतना 30-35 वर्षों में भी जो है बिहार में कोई तब्दीली नहीं आई। तो बिहार की जनता आजमाए हुए को बार बार कितना आजमाएगी? अब उसको भी नया ऑप्शन चाहिए। अगर उसके पास सामने अगर जनसुराज का ऑप्शन है और उसको जो है कोई उम्मीद दिला रहा है, यकीन दिला रहा है कि हम आएंगे तो बिहार को तब्दील करेंगे, तो जनता को जरूर एक बार जो है जनसुराज को आजमा के देखना चाहिए। अच्छा, आप जो ये बोल जब तक आप आजमाएंगे नहीं तब तक कोई बच्चा जो है इम्तिहान में बैठेगा नहीं, इम्तिहान का पर्चा देगा नहीं, तो आप उसके पास होने फेल होने का जो है निर्णय कैसे ले सकते हैं? तो पहले आप उन्हें एक बार सत्ता तो दीजिए, उसके बाद आप देखिए कि क्या सूरत हाल होती है, कितना वो बिहार को आगे ले जाते हैं। उसके बाद आप निर्णय दीजिएगा कि ये जो है ये पार्टी सही है, ये लोग जनसुराजी जो है, जितने भी जनसुराजियों की जो विचारधारा है, जो इनका काम है, वो सही है या गलत है। अच्छा, आप प्रशांत जी को और जनसुराज को जो आजमाने की बात बोल रही हैं, तो बहुत सारे लोग हैं समाज में जो ये भी बोलते हैं कि प्रशांत जी तो बीजेपी के बी टीम है, या फिर उन्होंने मोदी जी को जिताया है, 2014 में भी उनके लिए काम किया, 2012 में भी काम किया,
और बहुत सारे लोग तो अभी भी बोलते हैं कि उनको फंडिंग में अभी बीजेपी से ही आ रही है। तो ये जो आप आजमाने की बात कर रही हैं, तो मुसलमान जो है वो इससे जो डर रहा है, तो आप इसके लिए क्या मतलब सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? आप जन स्वराज में आई, आप चाहती तो अलग अलग पार्टियों में भी जाके वहाँ पे अलग अलग अच्छी पोस्ट पे रह सकती थी। तो ये जन स्वराज को आपने एक नई सोच को आपने अचानक से कैसे चुना, जबकि हज भवन में आने से पहले भी आप प्रशांत जी को जानती थी, तो उससे पहले भी आपके कान में ये बात पड़ी होगी कि ये बीजेपी, तो आप वहां पे पहले कैसे आई और उसके बाद आने के बाद अभी जब देखिए, जब जन स्वराज से मैं नहीं जुड़ी थी तब भी जो मेरा एनालिसिस था वो एकदम मैं श्योर थी कि प्रशांत किशोर जी पे ये जो है इल्जाम लगाया जा रहा है, ये आरजेडी की तरफ से नहीं भाजपा की तरफ से भी ये डिस्कोर्स चलाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी भाजपा की बी टीम है, ताकि जो है मुस्लिम वोट बैंक इनकी तरफ खिसके नहीं। मसला ये है, आपको हम 2-3 पॉइंट्स बताना चाहते हैं जिसको बहुत बगौर सुनिएगा, बहुत मंतकी बात है कि पहला तो आप प्रशांत किशोर जी ने चलिए अपना कंधा लगाया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उनके लिए काम किया, वो उनकी जॉब थी, तो वो उन्होंने अपना काम किया। जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो आप प्रशांत किशोर जी उनसे अलग हो गए। वो वक्त तो मलाई खाने का था, वो तो उनसे जुड़ करके उनके साथ रह करके बड़ी बड़ी जो है इंडस्ट्री लगाते, अडानी और अंबानी के बराबर में जाके खड़े हो जाते। कैसा बेवकूफ आदमी है भाई। हाँ। कि जब हम मेहनत किया, जान लगाया, 2 साल 3 साल मेहनत किया, और जब ये प्रधानमंत्री कोई उनका अपना आदमी बन जाए तो वो किनारे हो जाए। बात थी विचारधारा में असहमति की। प्रशांत किशोर जी उनकी विचारधारा से सहमत नहीं थे, लेकिन चूंकि वो जॉब था उनका, वो काम था उनका, तो उन्होंने अपने काम को पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ किया। ये देखिए, और कामयाब भी हुए, उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा भी दिया, लेकिन जब उनका काम पूरा हो गया तो वो वहां से हट गए। दूसरा आदमी होता, आप बताइए, एकदम बिल्कुल आप सोच करके बताइए, क्या दूसरा आदमी होता तो उस वक्त जब वो प्रधानमंत्री बन गया, उनका छोटा पीक पे रहता है तो सब चाहता है कि उनके साथ रहे, और वो जो है उनसे अलग हो गए। अलग ही नहीं हुए, उनको ये साबित किया कि अगर हम आपको जिता सकते हैं तो आपको हरा भी सकते हैं। ये आपने बहुत बड़ी बात बोली। हाँ। ये प्रशांत जी भी बोलते हैं, जैसे बहुत सारी मीटिंगों में लोग बोलते हैं, तो वो खुद बोलते हैं कि अगर मुझे जिताना आता है तो मैंने हरा के भी दिखाया है। और उनको कई राज्यों में हराया। बंगाल में जो है पूरी ताकत के साथ बीजेपी आ रही थी, उसको जो है वहां रोका। बंगाल में सबको लग भी रहा था कि मतलब बीजेपी का जीतने का चांसेस है। कई हमको लगता है कि 6-7-8 राज्यों में जो है उनको हार का स्वाद चखाया है। बिहार में भी हराया है। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरी बात है कि होता है कि बी टीम है, बी टीम और इसलिए बनी है कि मुसलमानों का वोट काट करके जो है बीजेपी को फायदा दिलाया जाए। अरे मेरे भैया, अगर उनको मुसलमानों का ही वोट काटना था तो इतनी बड़ी जनसुराज पार्टी क्यों बनाते? गांव गांव इतना 2 साल तक पैदल क्यों चलते? गली गली मोहल्ले मोहल्ले पैदल चल के इतना खून पसीना, इतनी मेहनत क्यों करते? इतना रिसोर्सेस क्यों लगाते? और तमाम लोगों को लेकर के साथ चलने की बात क्यों करते? उनके लिए तो सबसे आसान टास्क था कि पूरे बिहार में एक बड़ी मुस्लिम पार्टी लॉन्च कर दी जाती, बिहार की। अब अगर बिहार की पार्टी होती, यहाँ की जमीन की पार्टी होती, और किसी दाढ़ी टोपी वाले नूरानी चेहरे वाले को जो है अध्यक्ष बना करके, और पीछे से जैसे को चेहरे को, हाँ, और किसी को, और इनकी जो है कंपनी पीछे से उसका सपोर्ट करती, तो आप यकीन मानिए कि अगर यहाँ बिहार के मुसलमानों को अपनी एक बड़े लेवल पर अगर कोई पार्टी लगता कि पूरे बड़ी पार्टी तैयार हो रही है, तो तमाम मुसलमान अल्लाहू का नारा लगा करके एक गोल बंद हो जाते, और गोल बंद होने के बाद सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचता। लेकिन इतने आसान टास्क को करने के बजाय प्रशांत जी ने मुश्किल टास्क चुना है, और एक जो है जनसुराज की नींव डाली है, और इतनी मेहनत कर रहे हैं, जान लगा रहे हैं। किस लिए? ये मुसलमान को तोड़ने के लिए नहीं है। ये मुसलमानों के अंदर बहुत बड़ी गलतफहमी है जो उन्हें दूर कर लेनी चाहिए। वो बिहार को सुधारना चाहते हैं, वो बिहार के बेटा हैं, वो अपने प्रदेश को आगे देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान के जो बेहतरीन जो 2-4 रियासतें हैं जो जहाँ तरक्की हो चुकी है, केरला जैसी रियासत जो है तरक्की याफ्ता रियासत बनाना चाहते हैं। अब तीसरी बात कि बीजेपी की परेशानी क्या है? बीजेपी की परेशानी ये है कि उसका
कोर वोट खिसक रहा है। दलित जो है बड़ी संख्या में रहते हैं बिहार में, और ज्यादातर दलितों की आबादी जो है गांव में रहती है। अच्छा, आप एक बात गौर कीजिएगा, ये बिल्कुल मैं फैक्ट बता रही हूँ कि दलितों से ज्यादा सेकुलर कोई दूसरी कौम नहीं है। हम मुसलमान भी नहीं है, हम भी उतने सेकुलर नहीं है जितनी कौम दलित सेकुलर है, क्योंकि उनकी जितनी तालमेल जितना जो है हिंदू समाज के साथ है, उतनी ही उनकी दोस्ती मुसलमानों के यहाँ भी है। और कोई जो है भेदभाव उनके मुस्लिम और हिंदू में वो नहीं करते थे, अरसे तक नहीं करते थे। लेकिन आरएसएस ने मेहनत करके 20 सालों की मेहनत, 20-25 सालों की मेहनत करके दलितों के ऊपर भगवा रंग जो है पेंट करने की कोशिश की है, जिसके नतीजे में आधा 50% जो है दलित वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया था, जो उसको मजबूत करता था। लेकिन क्या है कि प्रशांत किशोर जी जब गांव-गांव घूम रहे हैं, इनकी बातों से रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, और जो जमीनी मुद्दे हैं, जो जमीनी मसाइल हैं उस पर बात कर रहे हैं, तो उससे जो है एक और क्या है कि पहला अध्यक्ष जो है दलित को बनाने की जब बात है, तो अब दलितों को जो है प्रशांत किशोर जी के अंदर अपना मसीहा नजर आ रहा है। और वो जो पेंट जो किया था, भगवा रंग जो चढ़ाया था आरएसएस ने बड़ी मेहनत से, वो जो है वो छूट गया है, लगभग छूट गया है। तो ये उनकी चिंता का बहुत बड़ा कारण है कि दलित वोट अगर खिसक गया तो भाजपा जो है धड़ाम से जमीन पर आ जाएगी। अच्छा, क्या है कि युवाओं का बहुत बड़ा वर्ग जो है, क्योंकि यही तो सिपाही थे भाजपा के, नौजवान तबका ही पूरा यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ा के उनको जो है डिग्री दिला करके उसका जो है डेली कुछ ना कुछ मैसेज आ जाता है कि आज उनका पूरा माइंडसेट जो उनका चेंज किया गया था, स्ट्रॉन्ग है बीजेपी का। लेकिन वो नौजवान जो तबका जो है, क्योंकि आप पिछली बार जो प्रोग्राम हुआ था बापू सभागार में, आपने देखा होगा कि कम से कम 15 से 18 हजार नौजवान जो है पूरे बिहार से आए, जनसुराज से जुड़े हुए जो नौजवान हैं, जो सच में बिल्कुल लेके गुस्सा थे कि मतलब ये गवर्नमेंट बदलनी चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, तो मुझे ये चाहिए, ये अब जो सिपाही था भाजपा का, वो सिपाही ही जो है सरेंडर कर दिया है और आकर के जनसुराज से जुड़ गया है। तो बड़ी दिक्कत का बात है। दूसरी बात कि इंटेलेक्चुअल तबका जो है, जो पढ़े लिखे लोगों का वर्ग है, जो भाजपा के एकदम कोर कट्टर समर्थक थे, वो पढ़ा लिखा तबका जो है वो भी जो है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी की तरफ झुकने लगा है। क्योंकि अब वो लोगों को समझ में आ रहा है कि कोई अब जाहिल जो है हम लोगों कोई ऊपर राज करे, इससे बेहतर है कि किसी पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल आदमी के हाथ में बिहार की सत्ता दी जाए, ताकि वो बिहार की तरक्की हो। तो ये अच्छा, अब ये सारी बातों को लेकर के इनका जो विचारधारा है, एकता का विचारधारा है, सभी समाज को साथ लेके चलने की विचारधारा है, सभी की तरक्की की बात है, कोई किसी एक कौम की तरक्की की बात नहीं है, किसी एक जाति के पर आधारित ये तो पार्टी है नहीं, तो सभी को लेके चलने की बात है। तो क्या है कि जो आरएसएस और बीजेपी की जो अपनी विचारधारा है, जो कट्टरता है, वो अपना जो है वो कार्ड जो है, हिंदू कार्ड जो है वो खेल नहीं पाएंगे। तो वो फेल हो रहा है, और ये बड़ी मुश्किल में जो है। और आपको हम बता रहे हैं कि भाजपा की बी टीम प्रशांत किशोर हैं, ये जो है जितना आरजेडी की तरफ से ये डिस्कोर्स चलाया जा रहा है, उतना ही जो है भाजपा की तरफ से भी ये डिस्कोर्स चलाया जा रहा है, ताकि गलतफहमी लोगों के दरमियान पैदा हो, और जो भाजपा विरोधी जो लोग हैं वो जो है इनसे जो है नहीं जुड़े। ये मेरा अपना एनालिसिस है। अच्छा, इतनी बातें हो गई बिहार से रिलेटेड, पलायन की बात हो गई, मुस्लिम लीडरशिप की बात हो गई कि कैसे बिहार में उनको इंटीग्रेट किया जाए, साथ में लेके चला जाए, लेकिन एक जो ये मुद्दा छूट जाता है वो औरतों का है कि औरतों की हालत बेहतर कैसे होगी। जैसे अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में बोल दिया कि मैंने औरतों को बोलना सिखाया है और महिला हो तुम कुछ जानती हो। तो महिलाओं को जब अगर आगे लेके चलने की बात है, साथ लेके चलने की बात है, तो वो क्या कमी है जो महिलाओं को खुद से एड्रेस करना पड़ेगा, या फिर वो क्या कमी है जो सरकार को महिलाओं को देना पड़ेगा तब जाके वो आगे आएंगी। मतलब ये कैसे होगा? सरकार को ही कुछ करके उनको लेके आगे आना पड़ेगा, या फिर महिलाओं को खुद से आगे आने का कुछ आपको उम्मीद दिखता है? देखिए, दोनों महिलाएं पीछे हैं इस बात से, तो आप बिल्कुल। और जो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम महिलाओं के मसीहा हैं, औरतों के लिए बहुत काम किया, वो सब आई वाश है। आप
आपने सुना होगा ये हाँ वाला बिल्कुल, खूब विधानसभा। मैंने उस पर जो है बात भी अपनी रखी अच्छा है। अच्छा अच्छा। तो आप सदफ इकबाल ऑफिशियल इस पर जाइएगा, चैनल पर जाइएगा। मैंने जी, जो जी। है एक छोटा सा चैनल बनाया है, वहाँ जी। अपनी बात मैं अपने मन की बात रखते हैं। कहती हूँ, अपनी बात जो मुझे समझ में आता है ये वो मैं बहुत अच्छी कहती हूँ। बात है कि आपने बेबाकी से इतनी जी। बात रख सकती हैं। इसी क्वालिटी को देख के प्रशांत जी ने आपको उसमें ये किया है, जो संविधान बन रहा है उस वाले लिस्ट में आपको शामिल किया है। जी तो जी ये बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने हक के लिए खुद नहीं बोलेंगे, मेरे हक के लिए कोई दूसरा कब तक बोलेगा? बिल्कुल और बिल्कुल अगर वो बोलेगा भी तो वो मेरी सारी बातों को कैसे समझ बिल्कुल पाएगा कि मेरी सच में बिल्कुल क्या क्या इश्यूज है? बिल्कुल तो ये जरूरी है कि आप अपने बात को रखें। इसलिए बिल्कुल। हम जानना चाह रहे हैं कि ये औरतें कब आएंगी आगे सोसाइटी में, और मुस्लिम औरतों की खास तौर की बात की जाए। देखिए, दो तीन चीजें, एक तो औरतों को तालीम याफ्ता, आला तालीम याफ्ता बनाया जाए। हमारे यहाँ IABA इसलिए करा दिया जाता है कि लड़कियों को अच्छा रिश्ता मिले, हाँ, शादी हो जाए, शादी हो जाए, इसलिए नहीं लड़की पढ़ाया बोले जाता कि है। हाँ, लड़की पढ़ी पढ़ी लिखी है, लिखी बस है। इतना ही करवाना है। और इसलिए पढ़ाई तालीम नहीं दिलाई जाती कि मेरी बेटी अपने पैर पर खड़ी हो, अपना कमाए। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप हमारी बच्चियों को जो है तालीम हासिल करनी होगी, आला तालीम हासिल करनी होगी, अपने पैर पर खड़ा होना पड़ेगा ताकि वो अपना डिसीजन ले सके। जब तक आपके पास आप फिनेंशियली मजबूत नहीं होते तो आप डिसीजन मेकर नहीं होते। तो और बच्चियां जो है ये बहुत बड़ी, आप देखिएगा कि आप समाज में घूम जाइए, आपको बहुत कम लड़कियां जो है अपने पैर पर खड़ी दिखेंगी। तो ये चीजें जो है ये मुस्लिम समाज के लिए नहीं, तमाम समाज के लिए है। और जो है बाहर आए और इतना बिहार, आप तो प्रशांत किशोर जी इतना अवसर देने वाले हैं महिलाओं को, इसका लाभ उठाएं और बिहार की तरक्की में बराबर की भागीदारी बने। आप जहाँ हैं अपना जो है अपनी विचारधारा के साथ, अपने इसके साथ जनसुराज से जुड़ें और जनसुराज को भी मजबूत बनाइए और बिहार को भी आगे ले जाएं। हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं चाहेंगी तो बिहार को औरतें भी बदल सकती हैं। औरतों में इतनी ताकत है। जी जी, एकदम ताकत है। हाँ। इससे कोई ये नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता। वैसे एक बात ये भी सुनने में आया कि संविधान में भी इस टाइप का कुछ रखा जा रहा है कि औरतों के लिए कुछ फिक्स सीट रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम औरतों के लिए कम से कम फ्रेम हो जाए संविधान, तो आप उसकी एक मेंबर भी आप प्लीज हमको एक बार बताइएगा। जरूर बताएंगे औरतों का क्या हुआ और मतलब कितनी सीट उनके लिए रिजर्व रखी जा रही है। बिल्कुल हमें जहाँ तक अंदाजा है कि कम से कम मिनिमम 40 सीट तो महिलाओं के लिए सुरक्षित रखी जा रही है और उसके अलावा भी महिलाओं की जो है भागीदारी रहेगी। तो यानी हर आपको डिस्ट्रिक्ट से एक महिला तो जरूर है, एक जिला से। मतलब मान लीजिए कि हर लोकसभा सीट, हाँ, हर 40 लोकसभा सीट है। हाँ, तो 40 लोकसभा सीट से हर लोकसभा सीट से मिनिमम एक महिला जरूर है। ये बहुत बड़ी भागीदारी है। अभी किसी पार्टी ने अभी तक इतनी भागीदारी नहीं दी है। किसी एक का नाम आता है। बिल्कुल। और मुसलमानों की उनकी आबादी के नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुसलमानों को भी जो है उनकी आबादी के हिसाब से जो है हिस्सेदारी मिलने वाली है। तो इसका जो है मुसलमान कौम को फायदा उठाना चाहिए और जो है कोशिश करनी चाहिए कि अपने अंदर एक लीडर पैदा करें। मुसलमान के मसाइल को मुसलमान का लीडर ही हल कर सकता है, जो हमारे दरमियान पैदा हुआ हो, हमारे दरमियान पला बढ़ा हो, जिसने आंख खोलते ही मुसलमान के मसाइल को देखा हो, मुसलमान को कस्मपुरसी की हालत में जीते देखा हो, वही जो है हमारे मसाइल को हल कर सकता है। तो मुसलमानों को अपने बीच में लीडरशिप उभारना चाहिए। अगर प्रशांत किशोर जी मौका दे रहे हैं कि आप लाइए अपने बच्चों को, लीडर हम बनाएंगे, उनको ट्रेनिंग हम देंगे, हम सारा संसाधन देंगे, तो फिर मुस्लिम कौम जो है पशु में ना रहे और बिल्कुल जो है प्रशांत किशोर जी का साथ दे और अपने अंदर जो है अपने, इंशाल्लाह हमको लगता है कि जनसुराज की वजह से मुसलमानों के दरमियान अच्छे आपको आने वाले वक्तों में बड़े लीडर दिखाई देंगे, जो नया चेहरा होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सदफ इकबाल जी। पिछले 10 दिनों से हम सदफ इकबाल जी का इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये अलग अलग चीज़ों में बिजी हो जा रही थी। कभी प्रशांत जी के साथ मीटिंग है, कभी जो ये बन रहा है, संविधान बन रहा है, उसके लिए मीटिंग है, अलग अलग चीज़ों में मीटिंग में फंसी हुई थी। तो अब जैसे कि सदफ इकबाल जी यहाँ पे अभी बैठी हैं, तो इन जैसे लोगों को देख के सच में दिल से खुशी होती है। खुशी इसलिए नहीं होती है कि ये मेरे कोई रिलेशन के हैं, जान पहचान के हैं या फिर कुछ और है। खुशी इसलिए होती है क्योंकि हम जो एक मानसिकता लेके आए थे, सोच रहे थे कि बिहार में वैसे लोग नहीं बचे हैं, शायद बिहार के लोग वैसे हैं जो अच्छा सोच रखते हैं, लेकिन हमको लगता था शायद वो बिहार में नहीं बचे हैं, शायद वो बिहार में नहीं है। तो जब बिहार के लोग बिहार के लिए नहीं करेंगे तो यहाँ पे बिहार की तरक्की होगी कैसी। लेकिन पिछले 1 साल 1.5 साल से जब से हम जनसुराज से जुड़े हुए हैं, तो
ये धीरे धीरे करके गलतफहमी दूर होती जा रही है और वैसे सारे लोग एक जगह आके जन स्वराज में जुड़ रहे हैं। और जो प्रशांत जी बोलते हैं सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, मतलब इज्तिमाई कोशिश, तो वो इज्तिमाई कोशिश जन स्वराज सबके साथ मिलजुल के, वैसे लोगों के साथ मिलजुल के कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सदर इकबाल जी आपका यहाँ आने के लिए। और इंशाल्लाह हम लोग फिर से एक बार बात करेंगे, संविधान बन जाएगी, जरूर जरूर बात करेंगे।